हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में। ठीक, बात समझ आई दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, देखिए यहाँ पर जो है इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों लवण का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं नमक से है। नमकीन पदार्थ जो होते हैं वे क्या होते हैं? लवण होते हैं एक तरीके से। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे अम्ल और यहाँ लिखेंगे क्षार। ठीक, तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल का जो स्वाद होता है दोस्तों ये होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। बात समझिए दोस्तों। और अम्ल को अगर हम जल में मिलाते हैं, इसके साथ मिला देते हैं, जल में मिलाते हैं तो ये हमें देता है हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। क्या होता है दोस्तों? 7 से कम। बात समझिए। और अम्ल की एक विशेष क्वालिटी होती है कि यह है नीला लिटमस पेपर को बदल देता है किसमें? तो लाल रंग के लिटमस पेपर में। बस समझे? नीला लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है? तो लाल रंग के लिटमस पेपर में। बस समझिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए क्षार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्षार जो होता है, क्षार का जो स्वाद होता है ये होता है कड़वा या तीखा। कड़वा या तीखा। ठीक, यह जो है अगर हम इसको जल में मिलाते हैं, प्लस जल का मतलब क्या? जल के साथ जोड़ रहे हैं, जल में मिला रहे हैं। अगर जल में मिलाते हैं तो यह हमें जो है हाइड्रोक्सिल या OH- आयन देता है। ठीक, और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से अधिक। बात समझिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर जो है बात करते हैं कि इसका लिटमस पेपर वाले मामले में क्या हाल होता है। तो ये लाल रंग के लिटमस पेपर को, लाल रंग का जो लिटमस पेपर होता है उसको बदल देता है ये नीले रंग के लिटमस पेपर में। किसमें दोस्तों? नीले रंग के लिटमस पेपर में। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर होने के बाद एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि हमने जो है अम्ल और क्षार के बारे में लगभग जान लिया। अभी हमने आपको बताया क्या कि अगर लवण के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको अम्ल और क्षार को पहले जानना होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम किसी अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो हमें लवण प्राप्त हो जाता है। ठीक, लवण का मतलब होता है साल्ट दोस्तों, मतलब हम कह सकते हैं नमक एक तरीके से। तो अम्ल और क्षार के बारे में जो है अगर आप जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये जो है अम्ल के उदाहरण क्या होते हैं। तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, CH3COOH जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं, एस्टिक अम्ल बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCN हाइड्रोजन साइनाइड,
कामा सिट्रस अम्ल। सिट्रस अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, जैसे जो आपको संतरा से, नींबू से, ठीक ना, इन सब फलों से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिट्रस अम्ल। सिट्रस अम्ल जिन फलों से प्राप्त होता है उन फलों को हम सिट्रस फल भी कहते हैं। तो सिट्रस अम्ल जो होता है उसका सूत्र जो होता है C6H8 और O7। ठीक, अगर हम इसको दोस्तों याद रखना चाहें ना तो उल्टा 786 करके याद कर सकते हैं। 786 CHO लिखेंगे पहले, ऐसे देखिए CHO हमने लिखा, फिर 7, 8 और 6, 786 याद रखेंगे। ये जो है ना मुस्लिमों में जो है माना जाने वाला एक प्रकार का जो है शुभ संकेत है। तो 786 जो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं CHO लिख करके, CHO इधर लिखते हुए जा रहे हैं, उल्टा 786 लिखते आएंगे ना, तो हमें जो है सिट्रस अम्ल की जो है सिट्रस अम्ल का जो हमें सूत्र मिल जाएगा। ठीक ना, ये हो गया हमारा क्या, सिट्रस अम्ल। बात समझ आई दोस्तों, कोई दिक्कत? ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं क्षार के उदाहरण में। तो MgOH का होल ट्वाइस, NaOH और BaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग लवण के बारे में जो है, लवण क्या होता है, तो मान लेते हैं अम्ल हम ले लेते हैं, कोई H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, और नमक ले लेते हैं हम, ये क्षार ले लेते हैं NaOH, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा SO4 ग्रुप है ना, ये चला जाएगा सोडियम के साथ, इसके साथ सोडियम के साथ, तो हमारा बन जाएगा Na2SO4। क्या बन जाएगा, Na2SO4। ये कैसे बनेगा, तो इसको जो है हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं कैसे बनेगा, या फिर अभी देख ही लेते हैं। Na पे क्या पाया जाता है, 1 प्लस, और SO4 पे 2 माइनस। इसके नीचे लिखेंगे 1, इसके नीचे लिखेंगे 2। Na का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2। SO4 का गुणा 1 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर H और OH मिलके क्या बन जाएगा, जल बनाएगा H2O। ठीक है ना। यहाँ पर इतना होने के बाद हमको ध्यान देना है, अब बैलेंस करेंगे हम। सोडियम यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर देंगे तो सोडियम 2 हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 गुणे हाइड्रोजन, तो मतलब इस हाइड्रोजन का जो है पूरे में गुणा है, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। बात समझ आई दोस्तों। तो ये जो है हमने अम्ल, क्षार तथा लवण का जो है साधारण परिचय लिया। अब हम लोग इसको जो है स्पेशली अलग अलग से पढ़ेंगे एक एक करके। अब दोस्तों हम लोग जो है अम्ल की परिभाषा लिखेंगे, अम्ल क्या होता है। ठीक, तो अम्ल जो होता है इसकी हमने परिभाषा क्या बनाई कि अगर हम मान लेते हैं कोई पदार्थ है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए जैसा मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ठीक है ना, कोई पदार्थ है, इसको हम जल में मिला देते हैं। जब ये जल में मिला देते हैं तो अगर ये हमें हाइड्रोजन आयन देता है तो हम बोलेंगे कि यह कैसा पदार्थ है, तो ये अम्लीय पदार्थ है। ठीक है ना, बात समझे। तो ये जो है हमारा डायग्राम हो गया इसका। ठीक, अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, pH वैल्यू 7 से कम होता है। यह हमें कौन सा आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है। नीला लिटमस पेपर को कैसा बना देता है, तो लाल बना देता है। वही क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक, देखिए वे पदार्थ जिन्हें जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है
कामा जिनका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है, कामा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, कम होता है, कामा नीले लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल की परिभाषा हो गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखिए इनका एग्जाम्पल हो जाएगा H2SO4 कामा HCl CH3COOH, ये सिरका है दोस्तों, ये क्या हमारा सिरका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिरका को हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ठीक, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। सिट्रस अम्ल, सिट्रस अम्ल, सिट्रस अम्ल क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है ना नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, ये सब जो फल आते हैं वो सब किस में आएंगे? सिट्रस अम्ल। इसका जो सूत्र होता है देखिए, याद करने का तरीका है CHO, हमने इधर लिखा पहले C फिर H फिर O, फिर इधर 7, 8 और 6। मुस्लिमों में जो है ना एक 786 माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो CHO लिखिएगा फिर 786। ठीक ना, इसको बोलते हैं सिट्रस अम्ल। ठीक, और इमली, इसको हम लोग इसमें बोलते हैं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये जो है हमारा अम्ल हो गया कि अम्ल क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसका हम लोग सूत्र लिख लेते हैं टार्टरिक अम्ल का, CHO। ठीक, C4H6 और O6, ये हो गया हमारा टार्टरिक अम्ल। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि अम्ल के प्रकार। तो अम्ल जो होता है बेसिक 2 प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ठीक, प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, केवल आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, मज़े लेते रहिए। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो जैसे मान लीजिए किसी गांव में जो है कोई व्यक्ति ताकतवर है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रबल, वो काम जल्दी जल्दी करेगा। कोई व्यक्ति कमज़ोर है, दुर्बल है, तो वो काम धीरे धीरे करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? दुर्बल। हैं तो व्यक्ति दोनों, वैसे हैं तो आप दोनों अम्ल, लेकिन एक प्रबल एक दुर्बल है। प्रबल मतलब जो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा उसको हम बोलेंगे प्रबल। दुर्बल का मतलब जो है जो धीरे धीरे काम करेगा। बात समझ रही दोस्तों? तो ये अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ठीक, प्रबल अम्ल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल को बोलते हैं वीक एसिड, WEAKACID। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब इतना हो गया।
अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। इसमें H2SO4 जो है दोस्तों, H2SO4 कामा HNO3 और HCl, ये सब आएंगे प्रबल अम्ल में। बाकी आपका बचा हुआ CH3 COOH, ये HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल दोस्तों। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। और ये सिरका या एसिटिक अम्ल जो होता है ये किस में आ जाएगा, दुर्बल में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगला एग्जाम्पल हमारा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक ना, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक दोस्तों। तो ये जो है हमारे कुछ दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। चलिए दोस्तों, ठीक, देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल। तो इसको हम जल में मिलाएंगे तो ये हमें पूरा का पूरा जो है हाइड्रोजन आयन, जितना हाइड्रोजन रहेगा सब अलग कर देगा, ठीक। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वे अम्ल जिन्हें जल में मिलाने पर, जल में मिलाने पर ये पूर्ण रूप से आयनित होकर आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रबल अम्ल हो गया। अब प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे H2SO4 कामा HNO3, नाइट्रिक अम्ल, HCl, ठीक ना। तो ये सब हमारे आ जाएंगे प्रबल अम्ल में। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, क्लियर हो गया, ठीक। अब मान लीजिए H2SO4 लेते हैं तो ये जो है हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में टूट गया, ठीक। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, ठीक। ये यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, ये जल है, इसको जल के साथ हम मिला रहे हैं, ठीक। तो ये जो है हाइड्रोजन 2 है इधर, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन था, दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब पूर्ण रूप से आयनित हुआ या आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा बहुत, तो पूरा का पूरा आयनित हो गया ना। 2 हाइड्रोजन था, दोनों निकल गया ना। अगर दोनों निकल गया तो बोलेंगे पूर्ण रूप से आयनित हो गया, अगर दोनों नहीं निकलता तो बोलते पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल, ठीक। दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो ठीक जो है थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, वे अम्ल जिन्हें जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा नहीं निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वे अम्ल जिन्हें जल में मिलाने पर ये पूर्ण रूप से आयनित ना होते हुए हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों,
बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग CH3COOH अगर लेते हैं तो ये जो है हमारा टूटेगा किस में, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें से सब हाइड्रोजन नहीं निकला, यहाँ हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। और देखिए HCN, ठीक, HCN वाले मामले में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड में जो है ये जो है हाइड्रोजन अलग हो गया और साइनाइड जो है ये पूर्ण, ये जो है इसमें जो धनावेश है अभी भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा किस में हो जाएगा, दुर्बल अम्ल में। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण क्या होते हैं, मतलब जिसको एक नॉर्मल आदमी जानता हो वो उसके क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखिए अम्ल के भौतिक गुणों की अगर बात करें तो अम्ल जो है नंबर 1 स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 जल में घुला नहीं घुला, घुला, जल में विलेय होते हैं। ठीक, नंबर 3 नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीला से किस में बदल देता है इसको, लाल रंग में। ठीक, फिर बात करते हैं कि यह जो है किसी भी चीज़ को नष्ट करने की क्षमता रखता है, अतः इसे हम संक्षारक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल जल में विलेय होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार अम्ल कैसे होते हैं, तो संक्षारक होते हैं, जिसको कोरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का अम्ल के साथ अक्रिया रासायनिक गुण में। तो अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अम्लों के रासायनिक, तो नंबर 1 इसमें हो जाएगा हमारा अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है। तो अम्ल को अगर हम धातु के साथ क्रिया करवाएंगे तब क्या होगा। तो मान लेते हैं हमारा H2SO4, ये क्या है, एक अम्ल है। इसका हम क्रिया करवा देते हैं, मान लीजिए सोडियम धातु से। किससे, सोडियम से। तो ये सोडियम चला जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा Na2SO4। ये कैसे हुआ, तो Na पे क्या पाया जाता है, 1 प्लस, और SO4 पे 2 माइनस। इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, तिरछा गुणा कर दीजिए। Na का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, Na2। SO4 का गुणा 1 में करेंगे तो SO4 ही रहेगा। ये हो गया हमारा Na2SO4। अब यहाँ पे बता रहा है सोडियम कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो गया, ठीक। और SO4 1 है तो SO4 1। अभी यहाँ हमारा हाइड्रोजन बचा हुआ कितना, 2, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। तो हम कह सकते हैं कि अगर अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ कराते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है,
हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और साथ में जो है यहाँ पर हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो इतना करने के बाद हमें एक चीज़ परिभाषा मिली कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है ना? कोई भी आप ले लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं HCl प्लस Mg, ये भी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। अब ये कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है 2 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस, Mg के नीचे 2, Cl के नीचे 1, ये 1 है, सॉरी 2 नहीं 1। Mg का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, Mg रह जाएगा। Cl का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, Cl2। अब यहाँ पे बता रहा है क्लोरीन कितना है, 2 है, तो इधर तो क्लोरीन 1 है, तो हम यहाँ अगर 2 से गुणा कर दें, 2 गुणे क्लोरीन मतलब 2 क्लोरीन। तो यहाँ जब 2 से क्लोरीन में गुणा हुआ तो हाइड्रोजन में भी गुणा हो गया, है ना। अब अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर। ठीक, धातु कार्बोनेट क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं कोई भी धातु ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम ही ले लेते हैं, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, तो Mg पे 2 प्लस और CO3 पे 2 माइनस, इसके नीचे कितना लिखेंगे 2, इसके नीचे भी कितना 2, तिरछा गुणा कर दीजिए। Mg का गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा Mg2, CO3 का गुणा 2 करेंगे तो ये होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 2 लिखेंगे 32 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आ गया MgCO3। तो ये हमारा क्या हो गया धात्विक कार्बोनेट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा धातु कार्बोनेट। तो अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर, ठीक, तो अम्ल लेते हैं हम लोग HCl प्लस धातु कार्बोनेट MgCO3। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ये Mg चला जाएगा इस Cl के साथ, ये क्या हो जाएगा MgCl2। ये कैसे हुआ आपको पता है, ठीक है ना, MgCl2 हो गया। अब ये जो है आप रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ नया होने के लिए, अब ये हाइड्रोजन जो बचा हुआ ना, इसमें से आप एक ऑक्सीजन ले करके क्या बना लेगा H2O। अब इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया, बचा क्या, ये 3 ऑक्सीजन था ना, 3 में से एक निकल गया, तो CO3 की बजाय क्या हो जाएगा CO2। ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना कराने के बाद हम लोग देखते हैं क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 2 और 1 3, ये 3 ऑक्सीजन हो गए इधर। ठीक है ना। अब देखिए ये MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो है ना, ये हमारे तरीके से लवण या नमक है। ये क्या है, लवण या नमक। और ये क्या है हमारा जल, और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो हम कह सकते हैं कि हमारी परिभाषा क्या निकल कर आएगी, अम्लों को धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर, अम्लों को धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर हमें लवण, जल तथा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम जो है इसमें जो है एक दो रिएक्शन और करेंगे अभी। H2SO4 प्लस हम ले लेते हैं की बार अम्ल हो गया और Na2CO, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये Na चला जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, तो ये हो जाएगा Na2SO4, ठीक। Na2SO4 हो गया प्लस, अब वही हाइड्रोजन इधर है, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बना लेगा H2O, और इधर बचा क्या CO2। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन एक है, बैलेंस है। अब यहाँ पे SO4 है, Na कितना है 2 है, Na 2 है, ठीक। और हाइड्रोजन कितना है 2 है, सब कुछ बैलेंस है। तो ये हमारा हो गया लवण सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या हो जाएगा लवण का, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये जो है हमारा एक जनरल फार्मूला निकल के आता है कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग लिखेंगे अम्लों की क्रिया, अम्लों की क्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 या बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर, धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट या धात्विक बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं धात्विक बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, Na ले लिया, Na के ऊपर एक प्लस पाया जाता है और HCO3 पे पाया जाता है एक माइनस, इधर क्या हो जाएगा एक, इधर भी क्या हो जाएगा एक। तो HCO3 का गुणा एक में करेंगे, Na का गुणा एक में करेंगे, Na का गुणा एक से करेंगे क्या हो जाएगा HCO3 का गुणा एक में करेंगे क्या हो जाएगा HCO3, और इधर अम्ल हो जाएगा हमारा H2SO4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये जो है Na चला जाएगा इसके साथ, SO4 के साथ, ये हो जाएगा Na2SO4, ठीक, Na2SO4। Na2SO4 के बाद जो है हमारा, अब ये हाइड्रोजन इधर बचा हुआ है, तो ये यहाँ पर जो है वही पोजीशन होगी कि H2O बनेगा, ठीक है ना, और क्या बनेगा CO2। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा
2 गुणे कार्बन, कार्बन कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 से हम गुणा कर देते हैं। अब देखिए हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, तो 2 से गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 होने के बाद अब हम देखते हैं हमारा कार्बन कितना है 2 है, ठीक। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6, 6 और 4 10, तो हो गया 2 दूना 4, 4 2 6, 4 10, ठीक। तो ये जो है हम क्या लिखेंगे कि अम्लों की क्रिया, अम्लों की क्रिया, ये हमारा लवण है, ये ध्यान दीजिएगा, अम्लों की क्रिया धात्विक बाइकार्बोनेट, धात्विक बाइकार्बोनेट या धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट, धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर लवण जल तथा CO2 प्राप्त होता, ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है हमारा धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया कराने पर हो गया, ठीक। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए हम किसी भी धात्विक ऑक्साइड का जो है अम्ल के साथ क्रिया करवा देते हैं, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ करवाते हैं, अम्ल के साथ, ठीक ना। तो हमें क्या मिलेगा, धात्विक ऑक्साइड मान लेते हैं हम लोग Ca, ये हो गया हमारा धातु, O जोड़ देंगे क्या हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, और प्लस अम्ल हो जाएगा H2SO4, तो Ca चला जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, और ये हो जाएगा इधर H2O, ठीक। और फिर जो है मान लीजिए MgO प्लस HCl, ये Mg चला जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस H और O मिलके बना लेगा क्या H2O, ठीक है ना, बात समझ आई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 हो ही गया ये 2 से गुणा करने पर, मैग्नीशियम 1, ठीक। तो ये जो है हमारा हो गया अम्ल के संदर्भ में, ठीक। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्षार के संदर्भ में, ठीक।